हूरम घर में दाखिल हुई तो उसे यकदम ही ठंडक का एहसास हुआ, क्योंकि बाहर गजब की गर्मी पड़ रही थी। वो पसीने और गर्मी से बेहाल थी। उसने लाउंज में सोफे पर बैठते ही सुकून की सांस भरी थी। चंद लम्हों तक वो खामोशी से बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठी और किचन में जाकर फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर अपने मुंह से लगाई। यकदम ही उसे तमानियत का एहसास हुआ था। हूरम, तुमसे कितनी बार कहा है, बाहर से आकर फौरन ठंडा पानी मत पिया करो और बैठकर पानी पियो। हूरम की माँ ने किचन में दाखिल होते हुए हूरम से कहा था, अम्मी बहुत भूख लग रही है, अगर खाने के लिए कुछ है तो प्लीज दे दें। हूरम ने उनकी डांट को नजरअंदाज करते हुए कहा। सालेहा बेगम ने नफी में सर हिलाते हुए हूरम की तरफ देखा। उन्हें यकीन था ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। दाल चावल बनाए हैं, तुम बैठो, मैं गरम करती हूं, सालेहा बेगम ने नरम लहजे में उससे कहा था। हूरम हाथ धोकर आई तो खाना टेबल पर रखा हुआ था। उसे शदीद भूख लगी थी। वो खाना खाने बैठ गई, जबकि सालेहा बेगम भी उसके सामने आकर बैठ गई थी। वो कुछ देर तक खामोश नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो हूरम से किस तरह से ये बात करे, क्योंकि वो जानती थी कि ये बात करने से हूरम हमेशा की तरह चिढ़ जाएगी। मगर अब बात करना उनके लिए भी जरूरी हो गया था। हूरम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, सालेहा बेगम ने धीमे लहजे में हूरम को मुखातिब किया। हूरम ने खाना खाते नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा, मगर मुंह से कुछ ना बोली। तुम्हारे चचा चाहते हैं कि सब तुम्हारी और सारन की मंगनी कर दी जाए, और फिर तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो तुम दोनों की शादी करना चाहते हैं। सालेहा बेगम ने हूरम से इस रिश्ते के मुतालिक उसकी रजामंदी नहीं पूछी थी, बल्कि उसे खबर दी थी कि उसकी मंगनी होने वाली है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनते ही हूरम की भूख उड़ गई थी। उसने संजीदा नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, आप जानती भी हैं कि मैं सारिम से किसी सूरत शादी नहीं करना चाहती, फिर भी हर दूसरे महीने ये बात लेकर बैठ जाती हैं। मैं आपको कितनी बार इस रिश्ते से इनकार करूं, आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? हूरम ने खाने की प्लेट अपने सामने से खिसका दी थी। उसकी भूख उड़ चुकी थी और अब वो थकी थकी नजरों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि उसकी माँ हमेशा की तरह मजबूर है, कुछ भी नहीं कर सकती। हूरम, तुम्हारे चचा तुम्हारी और सारिम की शादी करना चाहते हैं, और तुम भी जानती हो कि मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती। उनके हम दोनों पर बहुत से एहसान हैं। अगर उनके किसी भी एहसान का बदला इस तरह से चुकाया जा सकता है तो तुम्हें क्या एतराज है? सालेहा बेगम जैसे हूरम की इस बात से थक गई थी, क्योंकि उनकी बात सुनकर हर बार हूरम को यही कहना था कि वो सारिम से शादी नहीं करेगी। हूरम को अपने चचा का बिगड़ा हुआ सपूत सारिम एक आंख नहीं भाता था, इसीलिए वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मगर उसके चचा और चच्ची की ख्वाहिश थी कि हूरम ही उनके घर की बहू बने। सालेहा बेगम उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी, इसीलिए हूरम को समझाने की कोशिश करती, मगर हूरम भी उनकी कोई बात सुनने और समझने के लिए राजी नहीं थी। हूरम, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद तुम्हारे चचा ने ही तुम्हें पाला है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो क्या तुम उनकी ये एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती? तुम क्यों भूल जाती हो कि उनके हम पर कितने एहसानात हैं? अगर वो तुम्हें और मुझे सहारा ना देते, इस घर में रहने की इजाजत ना देते, तो कभी सोचा है तुमने मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाती? सालेहा बेगम ने भीगे हुए लहजे में हूरम से कहा। हूरम ने जब्त से उनकी तरफ देखा और ठहरी सांस भर कर रह गई। ये घर उसके बाप का था, इस घर पर हूरम और सालेहा बेगम का बराबर का हक था, मगर ये बात जाने क्यों सालेहा बेगम नहीं समझती थी, बल्कि हर बार हूरम को समझाने की कोशिश करती, उनके एहसानात बताती और हूरम ठंडी सांस भर कर रह जाती। अम्मी, अगर उन्होंने हमें इस घर में रहने की इजाजत दी है तो ये उनका कोई एहसान नहीं है। इस घर पर हमारा भी उतना ही हक है जितना उन लोगों का है। ये घर मेरे बाबा का भी है। आप हर बार ये बात क्यों भूल जाती हैं? हूरम ने सख्त लहजे में कहा और उठकर अपने कमरे में चली गई। सालेहा बेगम ने उसे नम नजरों से जाते देखा था।
वो जानती थी कि अब वो कुछ नहीं खाएगी, इसी तरह से भूखी रहेगी। वो उनकी इकलौती औलाद थी, उसे वो तकलीफ में नहीं देख सकती थी, मगर वो भी मजबूर थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत हाल से कैसे निकले। वो अपना सर थाम कर रह गई थी। हुरम यूनिवर्सिटी चली आई थी, मगर उसका दिल बेहद उदास था। सालिहा बेगम कल से उससे बात नहीं कर रही थी। हुरम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे समझाए, इसलिए वो यूनिवर्सिटी के लॉन में घास पर सर झुकाए परेशान सी बैठी थी। उसका क्लास लेने का भी दिल नहीं कर रहा था। सारिम चचा और चची का इकलौता बेटा था और हुरम से 5-6 साल बड़ा था। उससे छोटी 2 बहनें थीं, वो दोनों भी हुरम से बड़ी थीं, मगर हुरम की उन लोगों से कभी नहीं बनी। उन तीनों बहन भाइयों ने हमेशा हुरम को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि हुरम के बाबा नहीं है, वो उनके घर में रह रही है। हुरम उनकी इन बातों से छुप छुप कर रोती आई थी। जब कभी सालिहा बेगम को वो उन तीनों की शिकायत करती, तो कभी सालिहा बेगम उसे प्यार करती, तो कभी खामोशी से उसे देखती रहती। हुरम ने भी इन बातों पर चुप रहना सीख लिया था। वो अब उनकी बातों पर रोती नहीं थी, बल्कि दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी। उसने सालिहा बेगम से उनकी शिकायतें करना छोड़ दी थी, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि उसकी माँ मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती। सालिहा बेगम अपने मैके की वजह से मजबूर थी। उनका इस घराने के सिवा और कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि माँ बाप तो उनके रहे नहीं थे। भाई भाभी ने भी उनके शौहर के इंतकाल के बाद उन पर मैके का दर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उन लोगों ने तो सालिहा को साफ कह दिया था कि अब उनकी इस घर में कोई जगह नहीं। सालिहा बेगम अक्सर हुरम को लेकर अपने भाई और भाभी से मिलने चली जाती थी, मगर उनकी भाभी को सालिहा बेगम का आना एक आंख नहीं भाता था। उन्हें डर था कि कहीं सालिहा बेगम हुरम को लेकर उनके पास ही रहने ना आ जाए। इसीलिए शुरू से ही उन्होंने सालिहा बेगम के साथ ऐसा रवैया रखा कि सालिहा बेगम भी उनके घर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। अगर कभी उनका अपने भाई से मिलने को जी चाहता, तो वो ठंडी आह भर कर रह जाती। और अब तो उन्हें अपने भाई से मिले भी कई साल हो गए थे। उनके भाई ने भी कभी पलटकर अपनी बहन की खबर लेने की जरूरत महसूस ना की थी। ऐसे में हुरम के चचा ही थे जिन्होंने सालिहा बेगम और उनकी बेटी को अपने घर में रहने की इजाजत दी थी, जबकि हुरम की चची इस बात के बेहद खिलाफ थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके शौहर पर बेवा भाभी और भतीजी की जिम्मेदारी आन पड़े। इसलिए उन्होंने बहुत शोर मचाया था। सालिहा बेगम पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि वो अपने भाई के पास चले जाएं, मगर सालिहा बेगम जानती थी कि उनके भाई के घर में उनके लिए और उनकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए वो खामोशी से यहीं रहती थी। इन सब बातों को याद करके हुरम की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सर झुकाकर अपने आंसुओं को अपने अंदर धकेला। वो किसी के भी सामने अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। सारिम ने महज 10वीं जमात तक पढ़ा था। उसके बाद उसने पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। उसने तो कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी थी, ना ही उसे काम करने में कोई दिलचस्पी थी। वो सारा सारा दिन घर में पड़ा सोता रहता और फिर शाम होते ही घर से निकल जाया करता। वो सारी रात दोस्तों में रहकर आवारागर्दी करता था। हुरम को हमेशा से ही सारिम से चिढ़ थी। उसे सारिम एक आंख नहीं भाता था, और अब उसका रिश्ता सारिम से जुड़ने जा रहा था। वो चाहकर भी सारिम को कबूल नहीं कर पा रही थी। उसने कभी भी सारिम जैसे शख्स को अपने जीवन साथी के रूप पर नहीं देखा था। उसका और सारिम का बिल्कुल कोई जोड़ नहीं था, और ये बात सालिहा बेगम समझने को तैयार नहीं थी। वो बस ये देख रही थी कि हुरम के चचा ने उन्हें घर में रहने के लिए जगह दी थी, और उन्होंने सारी जिंदगी हुरम को बाप बनकर पाला था। हुरम को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी, और अब जब वो अपने बेटे के लिए हुरम का रिश्ता चाह रहे थे, तो वो इनको इनकार नहीं कर सकती थी। उन्होंने हुरम की खुशी को भी नजरअंदाज कर दिया। इस बात पर हुरम उनसे बदगुमान हुए बैठी थी। हुरम ये बात भी जानती थी कि उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, और जबरदस्ती उसका रिश्ता सारिम से तय कर दिया जाएगा। हुरम के लिए वो घर जहन्नुम था, जहां हर वक्त उसे चच्ची की तंज भरी बातों का सामना करना पड़ता। तो कभी सारिम की चुपती हुई निगाहें उसे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस होती थी, तो कभी चच्ची की दोनों बेटियों की दिल दुखाने वाली बातें उसके कानों से टकराती। वो जब्त करके रह जाती थी,
ये सारी बातें सालिहा बेगम की निगाहों से छुपी हुई नहीं थी, मगर फिर भी सब जानते बूझते वो अनजान बन गई थी और मुसलसल उस पर इस रिश्ते के लिए जोर दे रही थी। रामीन और फरीहा क्लास लेने के बाद हुरम को ढूंढती लॉन में आई। उन्हें वहां हुरम बिल्कुल खामोश बैठी दिखाई दी थी। उन दोनों ने भी भांप लिया था कि लाजमी हुरम को कोई परेशानी है, जब भी वो इस तरह से अकेली बैठी है। वो दोनों हुरम के करीब चली आईं। हुरम, तुम यहां हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। रामीन ने उसके बराबर में घास पर बैठते हुए कहा। हुरम ने थकी थकी नजरों से उन दोनों की सिमत देखा और फिर एक ठंडी सांस खारिज की। हुरम ने अपनी दोनों दोस्तों रामीन और फरीहा को अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो दोनों खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। अम्मी मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो बस ये चाहती हैं कि मैं सारिम से मंगनी कर लूं और फिर उससे शादी कर लूं। इसके लिए वो मुझ पर जोर दे रही हैं, हुरम ने नम लहजे में कहा। रामीन और फरीहा ने ठंडी सांस भरकर एक दूसरे की तरफ देखा। वो अपनी इतनी प्यारी दोस्त को यूं बुझा हुआ और उदास नहीं देख सकती थी। उसके लिए उन्हें कोई रास्ता निकालना ही था। वो दोनों सर जोड़कर बैठ गई और सारिम से पीछा छुड़ाने के तरीके सोचने लगी। ऐसा करो, तुम सारिम से कह दो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि किसी और को पसंद करती हो। इस तरह से वो खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। हुरम ने जब्त से अपनी अक्लमंद दोस्त की तरफ देखा, जो अपनी दानिस्त में उसे बेहतरीन मशवरा दे रही थी। और मैं किसे पसंद करती हूं जिसका नाम लूंगी? हुरम ने सवाल किया। वैसे हुरम, यह आइडिया अच्छा है। अगर तुम्हें कोई ऐसा सीधा साधा बंदा मिल जाए जिसे तुम सारिम से मंगनी ना करने के लिए इस्तेमाल कर सको तो बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? हुरम ने दोनों हाथों में चेहरा गिराए सवाल किया। उस पर तीनों सर जोड़कर बैठ गई, मगर कोई भी लड़का उनके मयार पर पूरा नहीं उतर रहा था जिसके साथ हुरम मोहब्बत का नाटक करती और सारिम उससे मंगनी करने से खुद इनकार कर देता। उन्हें कोई सीधा साधा लड़का चाहिए था ताकि वो लड़का हुरम को नुकसान ना पहुंचा सके। हुरम, मेरे जहन में इस काम के लिए एक शख्स है जो तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और सारिम से तुम्हारी मंगनी भी टूट जाएगी। रामीन ने धीमे लहजे में सरगोशी की थी। हुरम ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। एक हफ्ता पहले जो हमारे नए टीचर आए हैं वो इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो दिखने में भी सीधे साधे हैं और गरीब भी लगते हैं। तुम उनके साथ मोहब्बत का नाटक करो और जब सारिम तुमसे मंगनी करने से इनकार कर दे तो उन्हें सब कुछ बताकर माफी मांग लेना। रामीन ने अपना आइडिया उन दोनों के सामने पेश किया। जारून हमदानी का नाम सुनकर हुरम की आंखें हैरत से फैल गई, जबकि फरीहा बेहद एक्साइटेड हुई थी। वाह रामीन, तुमने तो हुरम की परेशानी चुटकियों में दूर कर दी। वाकई मुझे भी जारून सर बहुत सीधे साधे से लगे हैं। वो यकीनन सब कुछ जानने के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस तुम्हें उनके साथ थोड़ा सा मोहब्बत का नाटक करना है और जब सारिम तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो तुम उनसे दूर हो जाना। रामीन और फरीहा दोनों इस बात पर मुत्तफिक थी, जबकि हुरम हैरानी और परेशानी से उन दोनों का चेहरा देख रही थी, जो एक टीचर के साथ मोहब्बत का झूठा ड्रामा करने को कह रही थी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझसे ये सब नहीं होगा। एक शख्स से पीछा छुड़ाने के लिए मैं दूसरी मुसीबत अपने गले में बांध लूं। हुरम ने अपने नाखून चबाते हुए परेशानी से कहा। फिक्र मत करो हुरम, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। एक बार तुम्हारी सारिम से जान छूट जाए तो इस मसले से भी निकल जाओगी। रामी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हुरम ठंडी सांस भर कर रह गई। तुमने देखा नहीं वो दिखने में कितने सीधे साधे लगते हैं। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तुम तैयारी करो सारिम से पीछा छुड़ाने की, वरना तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारी शादी उससे करवा कर ही दम लेंगे। फरीहा ने हुरम के कंधे पर हाथ रखते उससे कहा। बस मैं एक बार सारिम से पीछा छुड़ा लूं, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। हुरम ने उदासी से कहा था, जबकि वो दोनों हुरम को तसल्लियां देने लगी। जारून हमदानी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब हुरम इजाजत लेती हुई उसके ऑफिस में दाखिल हुई। जारून हमदानी ने नजरें उठाकर हुरम की तरफ देखा था। वो काफी दिनों से नोट कर रहा था
कि हुरम उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रही है। जारून हमदानी ने यह बात पहले दिन नोट कर ली थी, मगर वो खामोशी से उसकी ये सारी हरकतें नोट कर रहा था। जारून हमदानी 2 हफ्ते पहले इस यूनिवर्सिटी में टीचर की हैसियत से आया था। वो हुरम की क्लास को पढ़ाता था। उसकी नज़र पहले दिन ही हुरम पर पड़ गई थी। वो लड़की क्लासरूम में भी बहुत खोई खोई सी बैठी होती थी। उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो 1 हफ्ते तक खामोशी से उसे देखता रहा, जबकि हुरम ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो यूं ही बेदिली से क्लास में आकर बैठती और सारा वक्त सर झुकाए कुछ न कुछ सोचती रहती। मगर 1 हफ्ते बाद अचानक ही हुरम उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करने लगी थी, और जारून हमदानी की समझ में ये बात बिल्कुल नहीं थी। वो हुरम के इस रवैये की वजह नहीं समझ पा रहा था, इसलिए बहुत खामोशी से उसकी सारी हरकतों को नोट कर रहा था। अभी भी हुरम क्लास के बाद उसके ऑफिस में चली आई। वो इजाज़त लेकर जारून हमदानी के ऑफिस में आई। जारून ने दिलचस्पी से उसे देखा, जो कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। जी मिस हुरम, आपको कोई काम था? जारून ने अपने सामने रखी फाइल से नजरें उठाकर हुरम की तरफ देखा था। सर, वो मुझे आपसे पूछना था कि आप यूनिवर्सिटी के बाद फ्री हैं, तो हम लोग लंच के लिए चल सकते हैं। हुरम ने अपनी उंगलियां मरोड़ते कुछ परेशान से लहजे में कहा। ये सब करते हुए उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, मगर वो सारिम से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए इस वक्त जारून हमदानी के सामने खड़ी उसे अपने साथ लंच पर चलने की दावत दे रही थी। हुरम, आप जानती हैं कि आपकी और मेरे दरमियान क्या रिश्ता है, फिर भी आप अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं पा रही। जारून हमदानी ने अपने सामने रखी फाइल बंद करते दिलचस्पी से हुरम को देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी और खौफ से दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जारून हमदानी की बात सुनकर हुरम ने बेख्तियार अपने लबों पर जबान फेरी थी और फिर अगले ही पल खुद को संभाला था। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हम दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है, मगर दिल तो किसी रिश्ते को नहीं मानता। ये दिल जिस पर आ जाए उसे अपना समझने लगता है। हुरम ने जारून हमदानी की आंखों में आंखें डाले हिम्मत करते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर और उसकी हिम्मत देखकर उसने अब्रू उचकाकर इसकी तरफ देखा। क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे मेरे ऑफिस में खड़े होकर इजहार मोहब्बत कर रही हैं? जारून हमदानी ने दिलचस्पी से आगे होते हुए उससे सवाल किया। हुरम ने सट पटाकर उसे देखा। उसकी दोस्तों ने तो उससे कहा था कि यह शख्स सीधा सादा है, मगर यह तो उसके लिए बहुत टेढ़ा साबित हो रहा था। मगर अब हुरम उससे पीछे नहीं हट सकती थी। हुरम ने मेज पर हाथ रखे और उसकी जानिब झुकी। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यही ठीक है, हुरम ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते कहा। जारून हमदानी ने बहुत गौर से उसकी तरफ देखा। उसे बेख्तियार ही अपना दिल इस लड़की की जानिब खींचता हुआ महसूस हो रहा था। ठीक है हुरम, 4 बजे हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जारून ने साथ ही उसे होटल का नाम बता दिया और हुरम इस बात में सर हिलाती वहां से चली गई, जबकि जारून संजीदा नजरों से बंद दरवाजे को देखता रहा। उसे हुरम का ये रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की कभी बेहद घबराई हुई लगती तो कभी बेहद कॉन्फिडेंट लगती। वो उसकी शख्सियत को समझ नहीं पा रहा था, और जैसी उसकी शख्सियत थी, वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि कोई भी लड़की उसके पीछे कैसे आ सकती है, उसकी जानिब कहाँ राग़िब हो सकती है। जारून हमदानी ने एक नज़र अपने होलिये पर डाली। उसने नीले रंग की ढीली ढाली चेक वाली शर्ट पहन रखी थी, जबकि उसके साथ ढीली पैंट पहनी हुई थी और अपने बालों को माथे पर चिपकाया हुआ था। ऐसे होलिये में कोई भी लड़की उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं हो सकती थी। फिर जाने क्यों ये लड़की उसकी जानिब कदम बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी बाइक की चाबी उठाते वहां से उठा और उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उसे एक कोने वाली मेज पर हुरम बैठी हुई दिखाई दी, जो गहरी सोचों में गर्क थी। वो खंगारता हुआ उसके सामने जाकर बैठा। हुरम चौंक कर अपनी सोचों से बाहर आई। जारून हमदानी उसके सामने बैठ गया। जारून ने वेटर को बुलाकर उसे ऑर्डर दिया था। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। हुरम ने मुख्तसर लफ्जों में उसे अपने बारे में बताया था, जबकि जारून हमदानी ने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। हुरम की झिझक भी खत्म हो गई थी। वो अब आराम से जारून से बातें कर रही थी, जबकि जारून हमदानी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था।
उसके बाद जारून और हुरम की मुलाकातें बढ़ने लगी और फिर एक रोज हुरम ने जारून को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। वहीं सारिम भी मौजूद था और ये बात हुरम भी जानती थी। जब भी उसने खास तौर पर आज जारून को बुलाया था ताकि सारिम उसे और जारून को एक साथ देख ले और उसे शादी से इनकार कर दे। सारिम वहां अपने दोस्तों के साथ दाखिल हुआ था, मगर सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें जलने लगी थी। उसने जब्त से हुरम को किसी और के साथ बैठा देखा। उसी वक्त वो हुरम की तरफ बढ़ा और उसका बाजू सख्ती से थाम कर उसे अपने सामने खड़ा किया। हुरम इस अचानक उफ्ताद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कौन है ये शख्स और तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? सारिम ने हुरम के चेहरे पर सुर्ख नजरें जमाए दुरुस्त लहजे में सवाल किया। हुरम ने भी गुस्से से सारिम की तरफ देखा। तुमसे मतलब? ये शख्स जो भी है, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ। हुरम ने भी उसकी आंखों में आंखें डाले बिना डरे जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती भी हो कि हमारी मंगनी होने वाली है और तुम यहाँ अयाशी करती फिर रही हो। सारिम का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर दे। हाथ छोड़ो मेरा। तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे मंगनी करने के लिए कभी राजी नहीं थी। सब घर वाले जबरदस्ती ये रिश्ता तय कर रहे हैं। अब जब तुम ये बात जान ही गए हो कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ तो मेरा पीछा छोड़ दो। हुरम ने सारिम से अपना बाजू छुड़ाते हुए गुस्से से कहा। सारिम जब्त से मुठ्ठियां भेंच कर रह गया, जबकि हुरम आंखों में शोले भरे उसे घूर रही थी। जारून हमदानी इत्मीनान से अपनी जगह बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। सारिम गुस्से से वहां से निकल गया, जबकि हुरम जानती थी कि अभी उसे घर जाकर कई बातों का सामना करना पड़ेगा। सारिम के जाने के बाद वो थकी थकी सी अपनी जगह बैठ गई थी। जारून ने खोजती नजरों से उसे देखा, मगर हुरम ने उसे इस सब की कोई वजाहत नहीं दी। वो बस खामोश बैठी रही तो जारून ने भी उससे कुछ ना पूछा। हुरम घर में दाखिल हुई तो एक तूफान उसका मुंतजिर था। घर के सभी लोग लाउंज में बैठे हुए थे। हुरम एक ठंडी सांस भरती लाउंज में दाखिल हुई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा था जो उन सब के दरमियान सर झुकाए बैठी थी। लो, आ गई महारानी। पता नहीं कहां कहां से अपना मुंह काला करके आ रही है। इसे तो कोई डर ही नहीं। चच्ची ने हुरम को देखकर गुस्से और नफरत से कहा, जबकि चचा और सारिम ने भी घूर कर हुरम की तरफ देखा। उन सब की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर हुरम के दिल को कुछ हुआ था, मगर उसने खुद को संभाल लिया और फिर अपनी माँ के पीछे आकर खड़ी हुई। सालेहा बेगम ने नम नजरों से हुरम की तरफ देखा। हुरम, ये सब क्या है? सारिम क्या कह रहा है? सालेहा बेगम की हालत गैर हो रही थी। हुरम के दिल को कुछ हुआ था। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं सारिम से शादी नहीं करना चाहती, मगर आपने मेरी एक ना सुनी और जबरदस्ती मुझे इस रिश्ते में बांध रही थी। हुरम ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था। हुरम, चुप कर जाओ। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो? सालेहा बेगम ने उसकी बात सुनकर उसे चुप करवाने की कोशिश की। तो तुम उस अजीब से लड़के के लिए मुझसे शादी करने से इनकार कर रही हो? तुमने उस लड़के का हुलिया देखा है? वो कहीं से भी मेरे बराबर का नहीं है। सारिम ने हुरम के सामने खड़े होते उसका मजाक उड़ाया। हुरम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो जैसे भी हैं, मुझे उनसे शादी करने में कोई एतराज नहीं, बस मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करना चाहती। हुरम ने भी जिद्दी लहजे में उससे कहा। तौबा तौबा, इस लड़की की कैसी जबान चल रही है। सामने चच्चा खड़ा है, मगर किसी गैर मर्द के लिए इजहार मोहब्बत करते इसकी जबान जरा नहीं कांप रही। कैसी बेशर्मी से डट कर खड़ी है। मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़की को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने की कोई जरूरत नहीं, मगर इस घर में मेरी बात सुनता ही कौन है? सबको तो मैं ही दुश्मन लगती हूँ। अब आप सब भुगतें इसकी हरकतें। इसने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। चच्ची ने हुरम को कोसते हुए कहा था। मैं तो पहले ही इस लड़की से अपने बेटे की शादी करने पर राजी नहीं थी, मगर आपको ही शौक चढ़ा था कि आपकी यतीम भतीजी है, इसे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। अगर अब आपने अपनी यतीम भतीजी के लक्षण देख लिए हैं तो इस सोच को अपने दिल से निकाल दें कि ये लड़की बहू बनकर कभी इस घर में आएगी। चच्ची की जबान मुसलसल चल रही थी, जबकि सालिया बेगम की आंखों से आंसू गिरने लगे थे।
हुरम ने जब्त करके उन्हें देखा, मगर सारिम से पीछा छुड़ाने के लिए जो कुछ भी उसने किया था, उसके बाद उसे ये सुनना ही था। बाबा, मैं भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो पढ़ाई के बहाने घर से बाहर जाकर ये सब करती फिरे। सारिम ने भी उस रिश्ते से साफ इनकार किया। हुरम ने सुकून की सांस ली, जबकि सालिहा बेगम ने तड़प कर सारिम की तरफ देखा था। हुरम और उसका रिश्ता टूट गया था। सब एक एक करके वहां से चले गए थे। सिर्फ हुरम और सालिहा बेगम वहां रह गए। अम्मी, आप मेरी बात सुने। हुरम ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर सालिहा बेगम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। आज तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा क्यों किया। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हुरम। सालिहा बेगम ये कहकर गुस्से से अपने कमरे में चली गई, जबकि हुरम वहीं खड़ी रह गई। एक रिश्ता तोड़ने के लिए उसने अपने कितने ही रिश्तों को नाराज कर दिया था। हुरम को अब जाकर मामले की संगीनी का इल्म हुआ, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो वहीं सोफे पर सर थामे बैठ गई। वो अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहती थी और ना ही उनका दिल दुखाना चाहती थी, मगर उससे ये सब हो गया था। हुरम को अब ज़ारून हमदानी को भी सब कुछ बताना था। जो वो चाहती थी वो सब हो गया था और उसे अब इस रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए उसने ज़ारून हमदानी को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया, मगर उसका दिल डूबता जा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि शायद वो उस सादा से दिखने वाले शख्स से मोहब्बत करने लगी है, मगर उसने अपने दिल की आवाज़ ना सुनी। वो सारी रात एक लम्हे के लिए भी सुकून से ना सो सकी थी। सारिम सब रिश्ता तोड़ने की खातिर वो जाने कितने ही लोगों का दिल दुखा रही थी। सुबह उठते ही उसने ज़ारून हमदानी को फ़ोन किया कि वो उससे मिलना चाहती थी और उसे सब कुछ बताना चाहती थी। वो अब मज़ीद अंधेरों में उसे नहीं रखना चाहती थी। जब भी जल्द अज जल्द उसने ज़ारून हमदानी को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। उसे यकीन था कि ज़ारून हमदानी उसकी मजबूरी को और उसकी बात को समझेगा, इसीलिए वो उससे मिलना चाहती थी। पहली ही बेल पर ज़ारून हमदानी ने फ़ोन उठा लिया। सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, हुरम ने रोंदे हुए लहजे में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ, फिर बात करते हैं, ज़ारून ने नरम लहजे में हुरम से कहा, जबकि हुरम उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गई। लेकिन सर, मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ? हम लोग कहीं और मिल लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में या फिर यूनिवर्सिटी में, हुरम ने झिझकते हुए कहा था। क्यों, मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझ पर एतबार नहीं है? ज़ारून हमदानी ने काटदार लहजे में सवाल किया। उसकी बात सुनकर हुरम कुछ देर के लिए चुप रह गई। ठीक है, मैं आती हूँ, हुरम ने मजीद कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर घर से निकल गई थी। आधे घंटे बाद वो ज़ारून हमदानी की भेजी हुई लोकेशन के सामने खड़ी थी। उसने हैरत से उसके आलीशान बंगले की तरफ देखा। उसे लगा वो किसी गलत लोकेशन पर पहुंच गई है। अपना फ़ोन खोलकर एक बार फिर से लोकेशन कंफर्म की थी। वो बिल्कुल सही जगह पर खड़ी थी। वो झिझकते हुए आगे बढ़ी। आहनी दरवाजे के पास चौकीदार बैठा था। शायद वो पहले से ही हुरम की आमद के बारे में जानता था। उसने उठकर फौरन ही दरवाज़ा खोला। ये ज़ारून हमदानी का घर है? हुरम ने चौकीदार से पूछा, जिस पर चौकीदार ने असबात में सर हिलाया। हुरम आहनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सामने ही सरसब्ज लॉन फैला हुआ था। वो लॉन बेहद खूबसूरत और हरा भरा था। हुरम की आंखों में सताइश उभर कर आई। वो लॉन को पार करके घर में दाखिल हुई। उसने हैरानी से घर की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आम से यूनिवर्सिटी का टीचर का घर ऐसा हो सकता है। वो लाउंज में खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो लाउंज के बीचों बीच खड़ी थी। इसी असना में उसे सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। हुरम ने सर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। ज़ारून हमदानी काले रंग की पैंट कोट में मलबूस सीढ़ियां उतरता नीचे आ रहा था। वो बाल जो हमेशा तेल से चिपके रहते थे, वो बाल इंतहाई नफासत से जेल से सेट किए गए थे। हुरम चंद लम्हों के लिए अपना सांस तक रोक गई थी। वो हैरानी और बेयकीनी से ज़ारून की तरफ देख रही थी, जो उसी की सिमत आ रहा था।
हुरम की आंखें हैरत से फैली हुई थी। ज़ारून हमदानी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि हुरम के चेहरे पर छाए हुए तासुरात देखकर वो महजूज हुआ था। ज़ारून हमदानी उसके सामने आ खड़ा हुआ, जबकि हुरम ने खौफ से अपने कदम पीछे की जानिब लिए। वो खौफजदा सी पीछे हट रही थी। ज़ारून हमदानी सर्द नजरों से उसकी तरफ देखता उसके करीब हो रहा था। तुम मुझसे कोई बात करना चाहती थी? ज़ारून हमदानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। यह सब क्या है? हुरम के मुंह से बेयकीनी से बस इतना ही निकल सका। तुम क्या समझ रही थी? तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करोगी, मुझे धोखा दोगी और मैं बेखबर रहूंगा? तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा था, या मैं तुम्हें अपने हुलिये से बेवकूफ दिखाई दे रहा था? तुम अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल करोगी और मैं बेखबर रहूंगा? मैंने कहा था मुझे धोखा नहीं पसंद, और तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। ज़ारून हमदानी ने उसे अपने करीब खींचते हुए गुस्से से कहा था। हुरम खौफ से लरज उठी थी। मैं सब जान गया हूं। तुमने अपने आवारा कजन से पीछा छुड़ाने के लिए मेरा सहारा लिया था। क्या सोचकर तुमने मुझे चुना था? ज़ारून हमदानी ने जैसे उसका मजाक उड़ाया था। आप कौन हैं? हुरम ने सहमे हुए लहजे में सवाल किया। उसकी बात सुनकर ज़ारून बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं एक मशहूर बिजनेसमैन हूं और एक छुपा हुआ सियासी चेहरा हूं, जिसे तुम एक सीधा साधा और बेजरर इंसान समझ बैठी थी। ज़ारून ने उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहा था, जबकि हुरम के चेहरे पर खौफ और हरास फैल गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि किस्मत उसके साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। प्लीज मुझे यहां से जाने दे, हुरम ने खौफ से लरसते हुए कहा था, जबकि उसकी बात सुनकर ज़ारून गहरा मुस्कुराया था। ठीक है, जाने दूंगा, मगर अपने इंतकाम के बाद। ज़ारून ने उसकी झील सी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या मतलब? हुरम का लहजा लड़खड़ाया। तुम क्या समझ रही थी कि तुम मेरे साथ मोहब्बत का नाटक करोगी और फिर अपना काम पूरा करते ही मेरी जिंदगी से निकल जाओगी? तुमने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई तो क्या करोगी? ज़ारून ने अपनी हाथ की पुश से उसका गाल सहलाते हुए कहा था। हुरम के दिल की धड़कन बेइख्तियार बढ़ी थी। आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? हुरम ने भागती धड़कनों पर काबू पाते हुए उससे सवाल किया था। जिस रोज तुम पहली बार मेरे ऑफिस आई थी, जब भी मैंने तुम्हारे बारे में सारी मालूमात निकलवाई थी, मैं तुम्हारे किसी भी कदम से बेखबर नहीं था, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब कुछ तुमने अपनी दोस्तों के कहने पर किया है। उन्होंने ही तुम्हें ये उल्टा मशवरा दिया था, और तुम भी बिना सोचे समझे सारिम से पीछा छुड़ाने के लिए इस मशवरे पर अमल करने निकल खड़ी हुई थी। ज़ारून ने उसे कम अक्ली का ताना दिया था। हुरम के गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हो गई। मैं यहां सब कुछ आपको बताने आई थी। सारिम ने कल रात मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया है, इसलिए मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी। हुरम ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा। बहुत देर कर दी तुमने लिटिल गर्ल, अब जब तक मैं ना चाहूं तुम यहां से नहीं जा सकती। ज़ारून ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मजीद उसकी तरफ बढ़ा था। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं जानता था कि तुम मेरे साथ प्यार का ड्रामा कर रही हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इस बात की इजाजत दी कि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको, और मुझे जाने कब तुमसे मोहब्बत हुई मुझे पता ही नहीं चल सका। अब मैं किसी भी सूरत तुमसे दूर जाने के बारे में नहीं सोच सकता, और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। ज़ारून हमदानी ने हुरम की नाजुक सी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब किया था। ये आप क्या कह रहे हैं? जब आप सब कुछ जानते हैं तो आप मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? मैंने तो आपको धोखा दिया। हुरम की सांस उसके सीने में अटकने लगी थी।
वो बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर सकी थी। ये दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे खुद भी पता नहीं चल सका कि मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। ज़ारून ने उसकी गालों पर टिके हुए आंसुओं की तरफ देखते हुए कहा था, कुछ देर में निकाह ख्वाह आने वाला है, हम दोनों का निकाह है। ज़ारून ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर हुरम को अपने पैरों से अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। उसने घबराकर ज़ारून की तरफ देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे निकाह कैसे कर सकती हूं? हुरम के मुंह से अल्फाज तक नहीं निकल पा रहे थे। जिस तरह से तुम मेरे साथ मोहब्बत का नाटक कर सकती हो, उसी तरह से मुझसे निकाह भी करोगी? ज़ारून ने उसे छोड़ा। हुरम ने बेख्तियार ही सोफे को थाम लिया। उसका सांस बहुत तेज रफ्तारी से चल रहा था और बेयकीन नजरों से वो ज़ारून हमदानी को देख रही थी। वो समझ रही थी कि उसने ज़ारून हमदानी को धोखा दिया है, मगर असल धोखा तो इसके साथ हुआ था। ज़ारून हमदानी तो पहले दिन से ही सब कुछ जानता था। लेकिन मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, हुरम ने अपने आंसू पोंछते हुए उससे कहा। ज़ारून हमदानी ने अब्रू उचकाकर उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम निकाह करके मेरे साथ रहना चाहती हो या बगैर निकाह के मेरे साथ रहना चाहती हो। ज़ारून हमदानी ने लापरवाही से कंधे उचका दिए थे। कुछ ही देर में निकाह ख्वाह आ गया था। हुरम परेशान सी सोफे पर बैठी हुई थी। निकाह ख्वाह ने उसकी मर्जी पूछी। ज़ारून प्लीज ये सब ना करें, मैं ये निकाह नहीं कर सकती, मेरी अम्मी को बहुत दुख होगा, हुरम ने ज़ारून से कहा था। हुरम, तुम्हारे घर वाले इतनी आसानी से इस निकाह के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए बेहतर है कि खामोशी से इस निकाह के लिए हामी भर लो, ज़ारून ने कुछ सख्त लहजे में कहा था। मैं ये निकाह नहीं करूंगी, हुरम ने जिद्दी लहजे में कहा। ठीक है, फिर तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती, बैठी रहो यहीं, ज़ारून ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। और हुरम बेबस होकर रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से गिर रहे थे। कुछ देर में उन दोनों का निकाह हो गया था। हुरम सर झुकाए रोए जा रही थी। ज़ारून ने ठंडी सांस भरकर उसकी तरफ देखा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, ज़ारून ने इस बार नरमी से कहा। हुरम ने सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। अम्मी बहुत खफा होंगी, वो कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी, हुरम के लहजे में अनजाना सा खौफ बोल रहा था। जब भी मैंने तुमसे निकाह किया है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे घर वाले कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, और मैं तुम्हें किसी सूरत खोना नहीं चाहता था, ज़ारून ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा था, जो रोने की वजह से मजीद गुलाबी हो रहा था। हुरम ने एक खफा सी निगाह उस पर डाली और फिर उठकर बाहर आ गई। ज़ारून भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे आया था। सारे रास्ते हुरम परेशान रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर वालों का सामना कैसे करेगी। ज़ारून ने उसके चेहरे पर निगाहें डाली, मगर हुरम बाहर देख रही थी। ज़ारून ने गाड़ी की रफ्तार मजीद तेज कर दी थी। कुछ देर बाद वो दोनों सारे घर वालों की चुभती हुई नजरों के सामने खड़े हुए थे, जबकि सारिम हैरानी और बेयकीनी से ज़ारून हमदानी को देख रहा था। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने खड़ा शख्स वही था जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। मैं और हुरम निकाह कर चुके हैं। इस हफ्ते मैं बारात लेकर इसे रुखसत करवाने आ रहा हूं। जब तक ये आप लोगों के पास मेरी अमानत है, ज़ारून हमदानी ने सर्द और संजीदा लहजे में कहा था। वहां मौजूद सब लोगों को सकता हो गया, जबकि हुरम सर झुकाए खड़ी हुई थी। हुरम, ये क्या कह रहा है? सालिहा बेगम बेयकीनी से हुरम की तरफ बढ़ी। हुरम की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। सालिहा बेगम का हाथ उठा और हुरम के चेहरे पर पड़ा। हुरम ने अपने गाल पर हाथ रखकर बेयकीनी से अपनी मां को देखा। आंटी, हुरम मेरी बीवी है,
मैं अब इसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, ज़ारून हमदानी ने सख्त लहजे में कहा था, जबकि सालिहा बेगम गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रही थी। आप लोग हुरम की रुखसती की तैयारी करें। अगर मेरी गैर मौजूदगी में हुरम को एक खराज भी आई तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग अभी तक मेरे नाम से वाकिफ हैं, मेरी ताकत से वाकिफ नहीं। जिस रोज आपको मेरी ताकत का अंदाजा हो गया तो मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे, ज़ारून हमदानी ने गरूर से कहा था, जबकि हुरम बस सर झुकाए रोए जा रही थी। ज़ारून ने हुरम की तरफ नरमी से देखा और उसे मुखातिब किया, हुरम, मैं अगले हफ्ते तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, परेशान मत होना। ये कहकर वो वहां से चला गया था, जबकि सबको सांप सूंघ गया था। हर कोई अपनी आंखों में हैरानी भरे हुरम को देख रहा था। हुरम सबकी चुभती हुई नजरों का सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए फौरन अपने कमरे में चली गई। सारा दिन वो अपने कमरे में ही रही थी। रात को सालिहा बेगम उसके कमरे में आई। हुरम फौरन ही उठकर उनकी जानिब गई। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो गया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं सारिम से शादी नहीं करना चाहती, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया था। और फिर हुरम उन्हें सारी बात बताती चली गई, जबकि सालिहा बेगम भी कब तक अपनी बेटी से नाराज रह सकती थी। उन्होंने हुरम को अपने सीने से लगा लिया। ज़ारून हमदानी हुरम को अपने साथ ले जाने के लिए आ गया था। हुरम सुर्ख रंग के जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। ज़ारून हमदानी ने एक नज़र अपने बराबर में बैठी नाजुक सी लड़की को देखा था, जो अचानक ही उसकी जिंदगी में आई थी और उसके लिए बेहद जरूरी हो गई थी। हुरम का सर झुका हुआ था, ज़ारून के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। कुछ देर बाद वो हुरम को अपनी कीमती गाड़ी में अपने साथ लिए अपने घर की जानिब रवां दवां था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।